के नेता एक कमरे में बैठ गया है, वहीं पर दारू मांस खाते हुए वो अपना बजट का बांट फाड़ कर लेंगे, वहीं से ऊपर ही सारा हिसाब किताब लिखकर भेज देंगे। ये होता है। उससे कहा क्या करना है आपसे पूछा नहीं जाता है। लेकिन जनता राज में ऐसा नहीं होगा। जनता राज का मतलब है जनता जो कहेगी वही होगा। इसके लिए हम सब एक उदाहरण भी देते हैं। बहुत सारी बातें हमारे मित्रों ने बता दी है, लेकिन एक छोटा उदाहरण देते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। जैसे आपके गौ पालिका में कैसे व्यवस्था, जनता राज कैसे आएगी? तो जनता राज के लिए मान लीजिए ये कोई केंद्रीय स्तर पर ही होगा, ऐसी बात नहीं। हर एक गौ पालिका, हर एक नगर पालिका जनता राज खुद लागू कर सकती है। सामुदायिक स्वराज खुद लागू कर सकती है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। अभी बजट आता है, आपको कोई पूछता नहीं कि वो कितना खर्च करना कहाँ पड़ता है। वृद्ध भत्ता कितना देना है, बेरोजगार भत्ता कितना देना है, उसे रोजगारी लाना है, उसे पुल बनाना है, उसे स्कूल बनाना है, उसे अस्पताल खोलना है, ये आपसे पूछा नहीं जाता है। और नेता को मतलब है कि उसको ठेकेदारी कहाँ देने से ज्यादा पैसा लाभ होगा, कहाँ ज्यादा कमीशन मिलेगा, वही काम वो करते हैं। लेकिन जनता राज आने पर क्या होगा, हर एक घर को, हर एक मतदाता को एक सिम कार्ड, मान लीजिए उदाहरण के लिए सिम कार्ड दिया जाएगा। वो गौ पालिका का काम है सिम कार्ड देना। और मोबाइल नंबर, दर्ता हुआ मोबाइल नंबर रहेगा, जैसे कि बैंक में आप दर्ता करते हैं। हर एक घर में बैंक अकाउंट गौपालिका खोलेगी। हर एक को स्वास्थ्य इंश्योरेंस, हर एक परिवार का स्वास्थ्य इंश्योरेंस कराने का जिम्मा गौपालिका का होगा। और इस तरह से हर एक को जो सिम कार्ड दिया जाएगा, तो जब भी बजट आएगा उस बजट से क्या करना है, वृद्ध भत्ता को 5,000 बना देना है कि बेरोजगार भत्ता देना है कि हर एक घर में रोजगारी देना है कि कोई फैक्ट्री देना है कि क्या करना है, वो निर्धारण उसी में जाएगा, मोबाइल में जाएगा। जनता से पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, ABCD में चुनिए, और जनता वहां पर जो जवाब देगी उसी हिसाब से वह परियोजना लागू होगा। इस तरह से जनता जो कहेगी वही होगा, जनता से पूछ कर होगा। इस तरह से जनता प्रत्यक्ष रूप से आप खुद शासन करेंगे, उस हिसाब से प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया जाएगा, जनता का राज लागू किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है, 15 बूंदे पॉइंट है यहाँ पर साइड में मैं देख रहा हूं। मैं उसमें से एक और बूंदा खाली कहना चाहता हूं। अभी तक नेपाल की किसी भी पार्टी ने राइट टू रिकॉल, फिरता बुलाने का अधिकार जनता के हाथ में नहीं देता है। नेता क्यों आज आपसे नहीं पूछता है, आपसे वोट ले लेता है, जब चुनाव आता है तब आपके घर में आते हैं, लेकिन जैसे ही वोट लेकर चले जाते हैं तो फिर काठमांडू में जाकर अपने महल में बैठ जाते हैं। फिर आपसे पूछने के लिए नहीं आते हैं 5 बरस में आप बाढ़ में डूब गए कि मर गए कि आपके घर पे क्या विपत्ति आई, वो पूछने के लिए नहीं आते 5 बरस। आपका वोट ले लिया, सांसद बन गए, मंत्री बन गए और काठमांडू में जाके बैठ जाते हैं। आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं करते और आप निरीह बन जाते हैं, आप देखते रह जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते उस नेता को, क्योंकि वो नेता तो आपको मिलेगा ही नहीं। दोबारा फिर 5 बरस के बाद आएगा और सोचेगा कि 2-4 हजार देकर फिर से वोट खरीद ही लेंगे। यह व्यवस्था अभी तक हर एक व्यवस्था में यही समस्या रही है। लेकिन जनमत पार्टी पहली पार्टी है जो राइट टू रिकॉल, मतलब होता है फिरता बुलाने का अधिकार। आपको अभी सिर्फ जिताने का अधिकार दिया जाता है, सिर्फ आप नेता को जिता सकते हैं, जो बुलाने का अधिकार आपको अभी नहीं दिया गया है। लेकिन जन पार्टी कहती है कि जनता नेता से बड़ी है, इसको फिरता बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। जिस नेता को आप जिता कर भेजते हैं, अगर 1 महीना में 2 महीना में भी अगर वह आपका काम नहीं करता है, जो वादा किया वो लागू नहीं करता है, जो परियोजना के लिए आप भेजे थे वो लागू नहीं करता है, जो अस्पताल बनाने का वादा किया वो अस्पताल नहीं बनाता है, तो 2 महीना के बाद भी उस आप सांसद को, उस नेता को जिसको आप जिता कर भेजे थे, उसे आप फिरता बुला सकते हैं। वो अधिकार आपके हाथों में जनमत पार्टी दिलाएगा। आप देख सकते हैं उसमें 2 नंबर बुदा में लिखा हुआ है, यह अधिकार राइट टू रिकॉल, यानी कि नेता को फिरता बुलाने का अधिकार आपके हाथों में रहेगा। नेता तो जीत में जाएगा नहीं जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके
पैर में हम क्या करेंगे, चेन डाल देंगे और उस चेन का डोरी जो है आपके हाथों में हम डालेंगे, ताकि अगर नेता हुआ कोई भी बदमाशी वहां पर करता है तो आप उसको खींचकर काठमांडू से घसीटते हुए आप अपने निर्वाचन क्षेत्र पे ला सकते हैं और सारा का सारा हिसाब ले सकते हैं। वो जनता राज लाने का काम जनमत पार्टी करती है। दूसरा अभी का प्रमुख एजेंडा है, मान लीजिए देखिए इतने साल हो गए, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो 7 साल की क्रांति में भी भाग लिए, और हमारे मित्र ने बताया जिस समय यहाँ पर क्रांति हो रही थी 2007 साल की, उस समय में मधेश समृद्ध था। ये कांग्रेस नेताओं को खिलाया पिलाया इन्हीं मधेशियों ने, आंदोलन कराया इन्हीं मधेशियों ने। और सोचने वाली बात है कि उस समय में जहां पर हमारे पड़ोसी मुल्क में 30 लाख आदमी भूखे मर रहे थे बंगाल में भूखमरी से, उस समय में मधेश समृद्ध था। यहाँ इतना धान उपजता था, इसी नवलपरासी में इतना उपजता था कि यहाँ के धान सिंगापुर जाते थे, यहाँ के धान साउथ कोरिया जाते थे। यहाँ पर हमारे आदिवासी समुदाय, थारू समुदाय, संथाल समुदाय, राजवंशी समुदाय के पास हजारों हजार बीघा भूमि थी, इतना समृद्ध था मधेश। लेकिन आज क्या हो गया, आज 70 वर्ष के बाद देखिए जो थारू लोगों के पास हजारों बीघा की भूमि थी आज भूमिहीन हो गए, वे सुकुम्बासी बन गए हैं। और थारू समुदाय के लोगों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को, मधेसी समुदाय के लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर मुद्दा लगाया जाता है। अभी रेशम चौधरी जी जो इतने भारी मत से जीते हुए हैं, बेचारा जेल में बंद है, जेल में उनको बंद रहना पड़ा। इस तरह से आदिवासी समुदाय को ये दबाते हैं। आज हम अपनी ही भूमि पे अपना एक म्यूजियम नहीं रख सकते, अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रख सकते। इसी दंडा में थारू के संग्रहालय पर आक्रमण कराने वाले वही सत्ताधारी लोग थे, आज हमारी भूमि पर आए और हम पर ही आक्रमण करने लगे। इस हद तक का बदलाव, इस हद तक का शोषण दमन आज हावी हो गया है। 70 वर्ष पहले क्या, 25 वर्ष पहले भी, 30 वर्ष पहले भी आपके किसी घर से, किसी आदमी के घर से अपना पेट पालने के लिए किसी भी बच्चा को दुबई कतार नहीं जाना पड़ता था, किसी भी आदमी को दुबई कतार नहीं जाना पड़ता था। लेकिन आज इसी कांग्रेस को बार बार 47 साल के बाद में सरकार में जिताते रहे तो देश को इस तरह से इन्होंने खोखला किया कि आज घर घर से आपके बच्चों को दुबई कतार की मरुभूमि में मरने के लिए जाना पड़ता है। वो कड़े धूप में काम करते हैं तब जाके आपका घर में चूल्हा चौका चलता है। ये इस तरह से खोखला कर दिया। लेकिन आज किसी भी नेता के पास, किसी भी पार्टी के पास कोई रोजगारी की बात ही नहीं है, कोई भी रोजगारी देने की बात नहीं करेगी, सिर्फ आपको बस में भर कर रैली में ले जाने की बात करेगी। अभी भी हम आ रहे थे तो कुछ युवा सब कांग्रेस की झंडा लगाकर जा रहे थे। हमको ताज्जुब लगता है कि आज भी मधेश में कांग्रेस नाम की कोई जीव अभी भी बचा है। इतना दमन शोषण करने के बाद, देश को इतना खोखला करने के बाद, देश को पूरी तरह से खा जाने के बाद, देश को पूरा भ्रष्टाचार में डुबाने के बाद और पूरा 40 लाख युवा को विदेश में मरुभूमि में भेजने के बाद भी आज कोई कांग्रेस का कैसे नाम ले सकता है? ये 8वां आश्चर्य से कम नहीं है, ये 8वां आश्चर्य से कम नहीं है। ये तो हम सब अपने आप को साबित कर रहे हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई मूर्ख है तो वो मधेसी लोग हैं जो आज भी कांग्रेस में लगे हैं, जो आज भी कम्युनिस्ट में लगे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ये हम सब साबित कर रहे हैं, ये बात समझना जरूरी है। इसीलिए जनमत पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा रहा है, क्योंकि आज लाखों लाख मधेसी युवा, आपके भाई बहन, आपके घरवाला जो विदेश में रहते हैं, दुबई कतार में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, उनका एकमात्र आशा जनमत पार्टी है। हम यहाँ पर अभी भाषण दे रहे हैं, वहां पर लाखों लोग सुन रहे होंगे, उनकी नजर यहाँ पर टिकी रहती है कि कब जनमत पार्टी की सत्ता आएगी जो हमें यहीं पर रोजगारी देगी, हम घर वापस आ पाएंगे, हम अपने माता पिता के पास रह सकेंगे, हम वृद्ध माता पिता की सेवा कर सकेंगे, हम अपने पत्नी के पास रह सकेंगे, हम अपने बाल बच्चों के पास रह सकेंगे। उनका भी एक ख्वाब है, तो उनका जो ख्वाब है उसे पूरा करने की जिम्मेवारी हमारा आपका है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका घर वाला जो है वहां विदेश के मरुभूमि छोड़कर यहाँ पर आकर यहीं पर नौकरी करे? क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा जो है वहां पर उसको मरना ना पड़े और वह जिंदा सही सलामत यहाँ पर आपके घर में लौट जाए और आपकी सेवा करे? क्या आप नहीं चाहते? तो जिम्मेवारी, उसे लौटाने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है, और उसे
लौटा तभी सकते हैं जब यहाँ पर जनता राज आ सकता है, जब जनमत पार्टी की विजय होगी तभी वह संभव है। तभी यहाँ पर 10 लाख रोजगारी का जो अभियान लाए हैं तभी जाके वह पूरा हो सकता है, तभी जाके वह घर घर में रोजगारी पैदा हो सकती है, तभी जाकर हर एक आदमी को हर एक घर में एक रोजगारी हम सब यहाँ पर दे सकते हैं। आप कहेंगे भाई आप जैसे बहुत सारे नेता भी आए, उन्होंने भी यही वादा करके गए थे, उन्होंने भी कहा था रोजगारी कहा था। तो हम तो सबसे पहले ही कहते कि चाबी हमारा आपके हाथों में रहेगा। हम दूसरे नेताओं जैसा, दूसरी पार्टियों जैसा यह जनमत पार्टी नहीं है, क्योंकि हम सब चाबी आपके हाथों में दे जिता रहे हैं तो फिरता बुलाने का अधिकार भी आपको हाथों में दे दिए। सबसे पहले विश्वास का आधार तो यह है। दूसरी बात हम हिसाब करके आपको दिखा देना चाहते हैं। यही प्रतापपुर गौपालिका है, इसमें 1 बरस का जो बजट है वह अभी है 76 करोड़ 20 लाख, यानी कि जनता के लिए इस गौपालिका की जो जनता है उसके नाम पर आया है 76 करोड़ 1 बरस के लिए, ठीक है। और यहाँ की जनसंख्या जो है वो है 47,000 लगभग, ज्यादा ही है जनसंख्या, कोई बात नहीं। और हम सब क्या है, एक परिवार में लगभग 10 लोग छोटे छोटे बच्चे मिला के तो रहते हैं, तो एक परिवार में अगर 10 आदमी को मान दिया जाए तो वह 4700 परिवार, यानी कि उस 4700 परिवार के लिए 76 करोड़ रुपया बजट सिर्फ इस साल के लिए आया है। अब आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल में भी कैलकुलेटर है, आप खुद हिसाब कर लीजिए कि एक परिवार पे कितना रुपया पड़ता है। और आपको नहीं आता घर में जाके बच्चे को कहिएगा हिसाब कर देंगे, मैं यहाँ पर गफ दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने बच्चे से खुद हिसाब करवाइएगा कि जब 76 करोड़ बजट आपके नाम पे, जनता के नाम पे आया है और यहाँ पर 47 से परिवार है तो एक परिवार पर लगभग पड़ जाता है 1,60,000 रुपया, ये 1 साल का आपके नाम पर, आपके परिवार के नाम पे 1 साल में 1,60,000 रुपया आया। 5 बरस के लिए आप जिताते हैं तो कितना हो गया, 8 लाख रुपया, यानी कि आपके नाम पर, आपके परिवार के नाम पर विशुद्ध रूप से 8 लाख रुपया आया है। वो आपका पैसा, वह किसी नेता का पैसा नहीं है, वो किसी राजा महाराजा का पैसा नहीं है, वो आप जो कर देते हैं, आपका बाल बच्चा जो विदेश में खटकर पैसा कमाते वही पैसा है, वो जो सरकार आपसे छीन कर के नाम पे छीन के ले लेती है। तो वह 8 लाख रुपया आपके परिवार के नाम पे आया है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम सब ये नहीं सोचने लगते हैं कि हमारे बाल बच्चा का भविष्य क्या होगा। हम सब 1,000 2,000 में अपने वोट को ही बेच देते हैं। हम वो 8 लाख रुपया नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं 1,000 में, 2,000 में, 500 रुपया में, 1 किलो मांस में अपने वोट को बेच देते हैं। तो आप सही माने में आप बताइए, आपको 8 लाख रुपया चाहिए अपना या 2,000 रुपया चाहिए, आप खुद बताइए। आप अपने वोट को 2,000 रुपया में बेचेंगे या अपना वो 8 लाख रुपया वापस लेंगे, ये खुद आप हाथ उठाकर हमको बताइए तो एक बार। सबको 8 लाख रुपया चाहिए अपना वापस। कल जाके अपने गौपालिका अध्यक्ष से मांगिएगा कि मेरे नाम पर, हमारे परिवार के नाम पे जो 8 लाख रुपया आया था वो वापस लाओ, वो सीधा वापस लो। हमको बिचौलिया नहीं चाहिए, ऐसे बिचौलिया नहीं चाहिए जो वो पैसा खा के बैठ जाता है। अगर ये बिचौलिया नहीं रहता, वो सरकार का पैसा ऐसे आता, उसको भगवान का प्रसाद मानकर भी बांट देते तो भी आपको 8 लाख रुपया भी हाथ में होता, जिससे आप बिजनेस व्यापार कर सकते थे, रोजगारी कर सकते थे। 8 लाख का मतलब क्या हुआ, अगर 1,60,000 साल का पड़ा तो उसी रुपया से क्या कर सकते हैं, 15,000 लगभग 12 से लेकर 15,000 तक मासिक रूप में सैलरी देकर आप घर घर में एक रोजगारी उसी पैसा से दे सकते हैं। तो ये सोचने की वाली बात है, अगर आपके पास कोई विजन नहीं भी है, कोई प्रोजेक्ट हम नहीं भी लाते हैं, कहीं से कुछ नहीं भी आता है, तो जितना बजट अभी आया है उस बजट में 1 रुपया भी अगर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे तो उसी पैसा से हर एक घर में रोजगारी देने के लिए पैसा हिसाब करके पर्याप्त है। उसी से हर एक घर में एक रोजगारी दिया जा सकता है।
तो इसके लिए लेकिन करना क्या है, पहले उस भ्रष्टाचारियों के राज को अंत करना पड़ेगा और वहां पर पहले जनता राज लाना पड़ेगा। और जनता राज लाने के लिए ये लॉर्ड स्पीकर हॉर्न साहब जो है हमारे मित्र ने दिखाया, उसमें अगले चुनाव में भारी रूप से मतदान करके उसके विजय बनाना पड़ेगा, तभी यह संभव है। और सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात है, क्योंकि आज जिस देश में बालू के सिवा कुछ नहीं है, जिस दुबई कतार में आपके बच्चे से पूछिएगा क्या वहां पर इसी तरह हरियाली है, तो वो कहेगा नहीं, पूरा बालू ही बालू है, वहां पर पानी भी नहीं मिलता है। अगर वैसा बालू ही बालू वाला देश जहां पर पानी भी नहीं मिलता है, वो देश आज हमारे यहाँ से 10 लाख आदमी को, हमारे 10 लाख भाई को वहां पर ले जाकर नौकरी रोजगारी दे सकता है, तो क्या हम यहाँ पर अपनी स्वर्ग सी भूमि पर रोजगारी नहीं दे सकते हैं? यहाँ पर बकायदा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? विजन चाहिए। और वह विजन सिर्फ जनमत पार्टी के पास में है, वह कमिटमेंट सिर्फ जनमत पार्टी के पास में है। इसीलिए वह बात हमें एकदम याद रखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे समाज में जंगल राज कायम हो गया, नेता का राज कायम हो गया है, रावण का राज कायम हो गया है। और हम सब जानते हैं, रामायण देखे हुए हैं कि रामायण में क्या होता है, रावण का 10 ठो सिर रहता है, मुड़ी 10 ठो रहता है, और श्री राम जी उस रावण के सर को कितना ही बार काटता है, फिर से वह सर निकल जाता है। और रावण बड़ा जोर से ठहास करता है कि देखो इस राम ने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। वही हालत आज हमारे नेताओं का है। हमारे नेताओं भी रावण से कम नहीं है, वो पूरा 10 तरह के चेहरा लगाए हुए फिरते हैं। और हम सब कितना है उसको गाली दे दे, कितना है उसको सर को काट दे, फिर उसका शासन, वो रावण राज अंत नहीं हो रहा है, उसका वह कंस का राज अंत नहीं हो रहा है। और हमने रामायण में देखा था वो क्यों नहीं अंत होता है, क्योंकि रावण का जो है प्राण कहां बसता है? नाभि में। रावण का सर कटने से इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उसका प्राण जो है नाभि में बसा रहता है। उसी तरह इस रावण जैसे नेता जो हमारे समाज में घूम फिर रहे हैं, जो पुस्तों वही शासन कर रहे हैं, जो हमारे गजेंद्र बाबू को भी पार्टी को विघटन करा के आज सूर्य छाप में मिल गए हैं, ऐसे रावण राज को खत्म करने के लिए हमें कहां पर वार करना है? निर्वाचन पे वार करना है, क्योंकि इनका प्राण कहां बसता है? उसी निर्वाचन में बसता है। तो इसको हम गाड़ी घेर कर, इसको गाली दे के, इस पे ज्यादा क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसका रावण राज अंत करना है और जनता राज लाना है, आपका राज लाना है, स्वराज लाना है, तो निर्वाचन में भाग लेकर लॉर्ड स्पीकर हॉर्न साहब पे मोहर लगा के ही इस रावण राज को हम सब अंत कर सकते हैं और जनता राज ला सकते हैं। और इसके लिए खाली आप वोट दे देंगे उससे नहीं होगा, आपको घर घर भी जाना है, आपको नेतृत्व भी लेना है। खाली आप हम दे दिए हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको दूसरों को भी सिखाना है। यहां से अब जाएंगे, यहां से अब जाएंगे आप, तो ये नहीं कि खाली मैं डाल दूंगा हो गया, नहीं, उससे आपके बाल बच्चे विदेश से लौट के नहीं आ जाएंगे, उससे आपका बाल बच्चा का भविष्य यही नहीं बन जाएगा। अगर आपके बाल बच्चा का भविष्य बनाना है, जनता राज लाना है, स्वराज लाना है, हर एक घर में रोजगारी लानी है, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी गारंटी करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? इसी तरह नमूना मत पत्र लेके आपको घर घर जाना है और सभी को सिखाना है कि सबको तो देख लिए, कांग्रेस को देख लिए 40-50 बरस से उसी को जिताकर देख रहे हैं, कम्युनिस्ट को भी 2/3 ही देकर देख लिए, सपा को भी 14-15 बरस देख लिए, कुछ नहीं होने वाला। इस बार लॉर्ड स्पीकर हॉर्न साहब में ही मोहर लगाना है, कह के लोगों को भी सिखाना है, आपको पड़ोसियों को भी सिखाना है, आपको टोल टोल में भी सिखाना है, तब जाके जनता राज। और खास करके मैं माता बहन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप पर विशेष जिम्मेदारी है,
आपका बेटा जो वहां पर तपते धूप में काम कर रहा है, उनको आशा है कि जैसे भी जनता राज आएगा तो हम वापस आ सकेंगे आपके पास। तो आपकी विशेष जिम्मेवारी है कि आप घर घर जाइए, आंगन में जाइए, लोगों को सिखाइए कि जनता राज इस बार लाना है, घर घर में रोजगारी लाना है। उसके लिए लाउड स्पीकर हॉर्न साहब पे मोहर लगाना है, ताकि आपको वृद्ध भत्ता भी मिल सके अच्छे से, 5,000 से ऊपर वृद्ध भत्ता मिले। जो बेरोजगार है उसको बेरोजगार भत्ता मिले, या हर एक घर में एक रोजगारी ही मिले, उसके लिए जरूरी है। और मैं एक बात कहानी भी सुनाना चाहता हूं, छोटी सी कहानी है। इसी तरह गेहूं के खेत था, गेहूं के खेत में कुछ चिड़िया अपना बच्चा दिए थे, और गेहूं क्या हुआ, फसल तो पक गया धीरे धीरे। तो वहां पर किसान आया घूमते घूमते और देखा कि नहीं गेहूं पकने लगा है, तो कहा कि नहीं अब मजदूर लगा के इसको कटवाना पड़ेगा। यह बात तो चिड़िया का बच्चा सुन लेता है, और चिड़िया का बच्चा जब सुन लिया, तब जब उसकी माता जब आई उड़ के, तो वो कहते माता आज तो किसान आया था खेत में, कह रहा था इसको फसल को कटाना पड़ेगा, तो यहाँ से तो भागना पड़ेगा हम सबको, चलो दूसरी जगह जाते हैं। तो उसकी माता कहती नहीं घबराने की कोई बात नहीं, किसान ने ये नहीं कहा कि भाई किसी मजदूर को लाके कटाएंगे, इसीलिए अभी ये नहीं काटेगा। फिर दूसरे दिन आया किसान, घूमते घूमते देखा गेहूं थोड़ा ज्यादा ही पक गया है, तब कहता नहीं अब घरवाली को बोल के ये फसल को कटाना पड़ेगा। ये बात फिर वो बच्चा सुन लेता है, फिर अपने माँ के पास जाके कहता कि नहीं किसान आया था, कहता था कि घरवाली को बुला के कहेंगे काटने के लिए फसल, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा जान खतरा में है। तो नहीं अभी भी घरवाली को लाके कटाएंगे बोला है ना, अभी भी नहीं होगा, वास्तव में नहीं हुआ। जब 4-5 दिन के बाद फिर आता है, तब किसान कहता नहीं बाप रे गेहूं तो बहुत जोर से पक गया, अब खुदे कल सुबह आके काटेंगे। और ये बात जब चिड़िया के बच्चा अपनी माता को सुनाती है, तब कहते हाँ इस बार जरूर भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि किसान ने क्या कहा है इस बार खुद आएंगे काटने के लिए, मतलब वो आएगा ही, ये बात है। तो आप भी वही निश्चिंत रहिए कि ये सोचेंगे कि वो नेता कर देगा तो काम नहीं होगा, ये सोचेंगे कि वो फलाने आदमी करेगा तो नहीं होगा। आप जिस दिन ये ठानेंगे नहीं मुझको ही करना है, मुझको ही ये प्रचार प्रसार करना है, मुझको ही नेतृत्व लेना है, मुझको ही आगे आना है, तभी जाके काम होगा। ये जो सोचेंगे कोई दूसरा आदमी कर देगा, दूसरा नेता कर देगा, जब तक ये प्रवृत्ति रखेंगे तब तक नहीं होगा। इसीलिए मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप सब आगे आए, नेतृत्व ले, जिस स्थल पे होता है, जिस स्तर पे होता है नेतृत्व लीजिए, क्योंकि नेतृत्व लेने पर ही परिवर्तन आ सकता है। हम और आप नेतृत्व नहीं लेंगे, आज नहीं बोलेंगे, आज नहीं प्रचार प्रसार करेंगे, तो कोई दुष्ट आदमी का शासन आ जाएगा, और दुष्ट आदमी आकर फिर आप पर कोई दमन शोषण करेगा। और हम सब ने तो देख लिया है कि जो कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, ये सब म्याद गुजरा हुआ दवा है। लोग कहेगा भाई हम तो कांग्रेस के देंगे, कहता है यहाँ पर जीता हुआ भी है। तो भाई जो कांग्रेस 70 वर्ष में कुछ नहीं कर सका, मान लीजिए जिस दवा को, मान लीजिए ये दवा है, अब ये दवा अगर आप 70 वर्ष से खा रहे हैं, आप पर कोई असर नहीं कर रहा है, आपके बीमारी का कोई इलाज नहीं कर रहा है, तो क्या कीजिएगा, यही दवा खाते रहिएगा? नहीं ना। इसका मतलब है अगर 70 वर्ष का 70 दिन भी आप खा लिए, इस दवा का कोई असर नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है आपकी तबीयत में, इसका मतलब ये दवा का म्याद गुजर गया है। तो कांग्रेस को तो आप 70 वर्ष से देख रहे हैं, उससे कोई असर होने वाला नहीं है, वो म्याद गुजरा हुआ दवा है, वो खाएंगे तो उल्टा रिएक्शन ही करेगा, उससे आपका कोई हित होने वाला नहीं। ये कहना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा। कोई कहेगा नहीं भाई आपकी पार्टी तो नई पार्टी आई है, हम तो कांग्रेस में इतने दिन से लगे थे, कम्युनिस्ट में इतने दिन से लगे थे। तो उनको बताना है कि भाई अभी जो बाजार में जाते हैं आप, मान लीजिए ये मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, हमको 70 वर्ष पुराना मोबाइल दो, 20 वर्ष पुराना मोबाइल दो, तो नहीं कहते। आप ये कहते हैं कि जो सबसे लेटेस्ट मॉडल मोबाइल आया है वो निकाल कर दीजिए, जिसमें सारा फैसिलिटी है वो निकाल कर दीजिए। आप कहीं बाजार में जाते हैं, गाड़ी ही 4 चक्का खरीदने जाते हैं, क्या कहते हैं, 50 वर्ष पुराना गाड़ी दो, नहीं। आप
आप क्या कहते हैं, जो सबसे लेटेस्ट मॉडल गाड़ी स्कॉर्पियो का आया है वो दिखाइए हमको, सबसे लेटेस्ट मॉडल वाला ट्रैक्टर आया है वो दिखाइए हमको। ये तो नहीं कहते कि 50 बरस पुराना जंग लगा हुआ पूरा बिखरा हुआ पहिया पहिया चक्का चक्का खुल गया गाड़ी तो नहीं लेते हैं। तो आपको बताइए, गाड़ी चाहिए सबसे नया, मोबाइल चाहिए सबसे नया, और पार्टी वही 70 वर्ष पुरानी कबाड़ी पार्टी जिसमें पूरा का पूरा जंग लग गया है, पूरा का पूरा बिखर गया है, पहिया पहिया अलग हो गया है। उस गाड़ी पे चढ़ के, उस पार्टी पे चढ़ के आप कहीं नहीं जा सकते हैं। यहाँ से रामग्राम तक भी वह गाड़ी आपको नहीं ले जा सकती है। भविष्य की तो बात ही छोड़िए। इसीलिए अब की बार जो पार्टी 10 बरस से, पिछले 10 बरस से रोड टेस्ट देकर आई है, पूरा का पूरा नेपाल सरकार ने दमन किया, ठोका पीटा, फिर भी एक बार पीछे नहीं हटा। इस तरह से टेस्ट होकर जो पार्टी आई है जनमत पार्टी, उस जनमत पार्टी को इस बार चयन करना है, उस जनमत पार्टी पे इस बार चढ़ना है, वही आपको गंतव्य तक पहुंचा सकता है। ये बात सोचना है। और हमारी माता बन जाएंगी किसी के अंगने में, मान लीजिए, तो वहां पर दूध रखा होगा, नहीं दूध रखा रहता है, किसी की बाटी में दूध रखता है, किसी के लोहिया में दूध रखा हुआ रहता है, तो आप उनसे पूछिएगा कि इस दूध की रखवाली, मैं एकदम साधारण भाषा में आप कह रहा हूं, आप इस दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को रखते हैं, दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को, दूध की पहरा करने के लिए दूध को देखना, बिल्ली कहकर बिल्ली के तो नहीं छोड़ते हैं। तो 50 रुपया 100 रुपया के दूध की रखवाली करने की जिम्मेदारी आप बिल्ली को नहीं देते हैं, तो आप अपना बच्चे का पूरा भविष्य, आप अपना पूरा का पूरा अधिकार, पूरा का पूरा मधेश को रखवाली करने के लिए उस कांग्रेस कम्युनिस्ट नाम के और उसके दूध को हम सब कैसे जिम्मेदारी दे सकते हैं? ये बात सोचने की बात है। जब हम सब 50 रुपया के दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को नहीं दे सकते हैं, तो अपना पूरा का पूरा भविष्य, अपना पूरा का पूरा अधिकार मधेश की रखवाली करने के लिए कांग्रेस कम्युनिस्ट नाम के बिल्ली को नहीं सौंप सकते हैं। जब भी उसके हाथ में देंगे वो डसेगा ही, वो पिएगा ही, वो दूध पिएगा ही। इसीलिए ये एकदम सावधान रहना है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट नाम के बिल्ली को जब भी हम मधेश की रखवाली करने के दिए देंगे, यहाँ का हजारों का हजार बीघा जमीन खाएगा ही, हमारा अधिकार हनन करेगा ही, आदिवासी को विस्थापित करेगा ही, आदिवासी पे दमन करेगा ही, मधेशियों का शोषण करेगा ही। ये बात जानना जरूरी है। अब इस बीच में आ गए कुछ बिचौलिया लोग जो पहाड़ में जाके कहते हैं हमें मधेशवादी स्वदेशवादी है नो, पहाड़ में जाके कहते हैं, काठमांडू में जाके अंतर्वार्ता देते मधेशवाद बने को क्यों हमें था है ना, लेकिन यहाँ मधेश में जब आते हैं वोट मांगने के लिए तो कहते देखो भाई हम भी काले हैं, आप भी काले हैं, हमें ही वोट दो, हम भी मधेसी है, कह के वोट मांगते हैं। तो उनको कहना है भाई काले रहने से नहीं होता है, काला तो काला नाग भी होता है। तो आप वही जहरीला कालिया नाग हो, क्योंकि आपको हमने तो 15 बरस से दूध पिलाए, दर्जनों मधेशियों ने आपके लिए बलिदानी दी, लेकिन आप जैसे मंत्री बने तो आप खुद कहते हैं मधेशवाद कहां से, और खुद मधेशियों को मरवाने पे लग गए। हमारे मित्र यहाँ पर राम मनोहर यादव की जो तस्वीर लगी है, इसे मरवाने वाले कोई और नहीं थे, वही जसपा के अध्यक्ष खुद इनको पकड़वा कर, बाकी जिला बर्दिया जिला से पकड़वा कर इनको हिरासत में हत्या करवा दी थी। तो वो जिसको हम मधेशवादी मान रहे थे, वो खुद वहां पर जाकर कहता कि हम मधेशवादी नहीं है, और वो खुद मधेश पर दमन शोषण कर रहा है, खुद मधेश में भ्रष्टाचार फैला दिया है, खुद मधेशियों में जंगल राज फैला दिया है। तो अब इस सब का एक ही निचोड़ है, भले ही वो कालिया नाग कितना हो विषालु हो, आप सबने देखा होगा महाभारत में जब यमुना के पानी को पूरा विषाक्त कर देते हैं कालिया नाग, तब वहां पर कृष्ण जी कूदते हैं, जनार्दन कूदते हैं, और आज की जमाना में वो कृष्ण जी का साक्षात स्वरूप, जनार्दन का साक्षात स्वरूप आप जनता है, जनता ही जनार्दन है। तो जिस तरह से कृष्ण जी यमुना में कूदकर कालिया नाग के फन पर वार करके उसके कालिया शासन को अंत किया था, उसी तरह जनता जनार्दन जो आप हैं, आप इस बार इस लाउड स्पीकर हॉर्न छापे मोहर लगा के उस कालिया नाग के शासन को
अंत करना है और जनता राज लाना है, 10 लाख रोजगारी लाना है। इतनी बात कहते हुए मैं पुनः आपको एक बार धन्यवाद देते हुए विदा होना चाहता हूं। धन्यवाद।